हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेसिमल। ये वीडियो पॉलिटी की है। इससे पहले हम लोगों ने पॉलिटी में काफ़ी कुछ डिस्कस किया है, जैसे कि मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस किया है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने प्रियम्बल डिस्कस करी है। प्रियम्बल अगर आपने नहीं पढ़ी है तो प्रियम्बल पढ़ लीजिए। प्रियम्बल से आपका 1 से 2 नंबर, ठीक है, 1 से 2 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। प्रियम्बल एकदम याद होनी चाहिए, प्रियम्बल याद कर लीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने संविधान संशोधन, जो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन अधिनियम थे उनको डिस्कस किया था। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है भाग 1, ठीक है। ये भाग 1 है। भाग 1 में जो है आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक की बात करी गई है, ठीक है। आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक की बात करी गई है। तो आज हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, उसमें प्रियम्बल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में मैंने पढ़ाया है, ठीक है। उसमें मैंने शुरू से पढ़ाया है, मतलब कि 1773 का एक्ट, फिर पिट्स इंडिया एक्ट, फिर उसके बाद जितने एक्ट हैं जो है वो सारे करवाए हैं, ठीक है। 1935 वाला एक्ट, ठीक है, यहाँ तक मैंने पूरा डिस्कस करवाया है। तो ये सब आप देख लेंगे ना, तो आपका जो है 3 से 4 नंबर, जितनी वीडियो पढ़ी है इतना देख लोगे, 3 से 4 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। पॉलिटी की अगर क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो वो है भाग 1, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक की बात करी गई है इसमें, ठीक है। आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक की बात करी गई है, उसी को डिस्कस करेंगे। देखो, जो आर्टिकल 1 है, ठीक है ना, आर्टिकल 1 है, उसमें संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का उपबंध है। मतलब कि उसमें संघ का नाम है और राज्य क्षेत्र का उपबंध करता है कौन? आर्टिकल 1, ठीक है। तो आर्टिकल 1 किसका उपबंध करता है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। जो आर्टिकल 1 है इसी में कहा गया है इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है ना। आर्टिकल 1 में ही कहा गया है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, आर्टिकल 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का उपबंध करता है कौन? आर्टिकल 1, ठीक है। और हमारा जो इंडिया है उसके मतलब कि 2 नाम है, एक तो इंडिया है और दूसरा भारत है, ठीक है। इंडिया है और दूसरा भारत है, ठीक है। हिंदुस्तान संविधान में नहीं लिखा, हिंदुस्तान हम लोग बोलते हैं, ठीक है। हिंदुस्तान हम लोग बोलते हैं, हिंदुस्तान संविधान में लिखा। संविधान में केवल 2 नाम है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, ये कहा गया है, ठीक है। इतना ध्यान रखना। और जो दूसरा आर्टिकल है, ठीक है ना, दूसरा आर्टिकल है, इसमें नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का उपबंध करता है। तो जो दूसरा आर्टिकल है मतलब कि नए राज्यों के प्रवेश या उनकी स्थापना का प्रबंध करता है। जैसे नए राज्य कैसे? जैसे मान लो कोई नया राज्य ऐड करना है, जैसे कि 35वां संविधान संशोधन जो है ना, 35वां संविधान संशोधन द्वारा जो सिक्किम है आज का, जो आज का सिक्किम है उसको ऐड किया गया था, ठीक है। 35वां संविधान संशोधन जो है उसके द्वारा जो सिक्किम है उसको भारत का सहयुक्त बनाया गया, मतलब कि सहयुक्त, सहयुक्त, देखो मैं लिख दे रहा हूँ सहयुक्त, सहयुक्त, ये शब्द ध्यान रखना, ठीक है। सहयुक्त, सहयुक्त बनाया गया। और जो 36वां संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा सिक्किम को भारत संघ में राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, 2 आर्टिकल, 35वां जो सॉरी आर्टिकल कह रहा हूँ, 35वां संविधान संशोधन, ठीक है, उसके द्वारा सिक्किम को भारत का सहयुक्त बनाया गया, ठीक है। उसके द्वारा सिक्किम को भारत का सहयुक्त बनाया गया। और जो 36वां संविधान संशोधन है, 36वां संविधान संशोधन, उसके द्वारा सिक्किम को भारत में राज्य का दर्जा मिला, ठीक है। 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत में जो है राज्य का दर्जा मिला, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 2 में जो कहा गया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का उपबंध करता है, ठीक है। तो नए राज्य का प्रवेश या उसकी स्थापना अगर करनी है तो आर्टिकल 2 का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें 1 और 2 आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको।
आगे देखते हैं आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या है, इसमें क्या है, नए राज्यों का निर्माण, ठीक है, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का उपबंध करता है, ठीक है। तो जो आर्टिकल 3 है उसमें क्या है कि जो राज्य हैं, नए राज्य जो बनते हैं, ठीक है, और वर्तमान राज्यों के जो क्षेत्र हैं उनका या तो सीमाओं में परिवर्तन करना है या नाम में परिवर्तन करना है, उसका उपबंध करता है, ठीक है ना। उसका उपबंध करता है कौन, आर्टिकल 3 जो है वो उसका उपबंध करता है कि अगर नया राज्य बनाना है, किसी राज्य का नाम बदलना है, जैसे कि उत्तराखंड, ठीक है ना, उत्तराखंड वो यूपी से अलग हो गया, उत्तराखंड यूपी से अलग हो गया, तो कौन सा आर्टिकल यूज़ किया गया होगा, आर्टिकल 3 का ही इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। तेलंगाना नया राज्य बनाया गया, ठीक है ना, तो उसमें आर्टिकल 3 का यूज़ किया गया, ठीक है, मतलब देश के अंदर ही सारा काम हो रहा है तो आर्टिकल 3 का यूज़ करेंगे। अब देखो यहाँ पे नीचे जो है एक ट्रिक लिखी हुई है, FIDA, FIDAA। देखो यहाँ F का मतलब है फॉर्मेशन, ठीक है, F का मतलब है फॉर्मेशन, I का मतलब है इंक्रीज़, ठीक है, I का मतलब है इंक्रीज़, मतलब फॉर्मेशन मतलब नए राज्य को बना सकते हैं, इंक्रीज़ मतलब नए राज्य की जो है सीमा को बढ़ा सकते हैं, डिक्रीज़ या मतलब डी मतलब डिक्रीज़ मतलब कि अगर सीमा घटानी है किसी राज्य की तो उसको घटा सकते हैं, ठीक है। जो पहला ए है इसका अर्थ है ऑल्टर बाउंड्री, ठीक है ना, ऑल्टर बाउंड्री मतलब कि बाउंड्री को ऑल्टर कर सकते हैं। और जो दूसरा ए है उसको ऑल्टर द नेम मतलब कि नेम उसका बदल सकते हैं, ठीक है ना, नेम ऑल्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक ध्यान रखना, आर्टिकल 3 हमेशा याद रहेगा, ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना, आर्टिकल 3 को जो है फिदा करके। F मतलब फॉर्मेशन, ठीक है, F मतलब फॉर्मेशन, I मतलब इंक्रीज़ मतलब कि इंक्रीज़ कर सकते हैं, और D मतलब डिक्रीज़, ठीक है, D मतलब डिक्रीज़ मतलब घटा सकते हैं। जो ये वाला ए है, पहला ए है, इसका मतलब है ऑल्टर बाउंड्री, ठीक है ना, ऑल्टर कर सकते हैं क्या, बाउंड्री मतलब सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। और दूसरा है ऑल्टर द नेम मतलब कि नेम में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये याद रखोगे, फिदा FIDAA, तो ये आर्टिकल 3 हमेशा याद रहेगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा इतना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 4 अनुच्छेद 4 है, ठीक है ना। अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि नए राज्यों की स्थापना, ध्यान से सुनना, नए राज्यों की स्थापना या उनका प्रवेश और विद्यमान राज्यों के नामों, क्षेत्रों और इनकी सीमाओं आदि में परिवर्तन को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि नए राज्यों की स्थापना करनी है, उनका प्रवेश करना है, विद्यमान राज्य के नामों में, जैसे अभी जो नाम मतलब कि जो राज्य एग्जिस्ट कर रहा है उसका नाम अगर परिवर्तित करना है, उसके क्षेत्र में परिवर्तन करना है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना है, ठीक है ना, ये सब कुछ अनुच्छेद 368 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं है। मतलब कि जो हम लोगों ने संविधान संशोधन करने का एक अपने एक प्रावधान बना रखा है, हम जब भी संविधान संशोधन करते हैं आर्टिकल 368 का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि अगर हम कोई नया राज्य की स्थापना करते हैं, उसका प्रवेश कराते हैं, मतलब कि प्रवेश मतलब कि उसमें कुछ और ऐड करते हैं, अगर अड़ोस पड़ोस का कोई दूसरे राज्य का, ठीक है, और विद्यमान राज्य का नाम बदलते हैं, क्षेत्र बदलते हैं, उनकी सीमा में परिवर्तन करते हैं, तो आर्टिकल 368 द्वारा संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब कि उसको नॉर्मली ऐसे सिंपल मेजॉरिटी से पास कर दिया जाता है, ठीक है ना, उसमें जो संविधान संशोधन है वो नहीं होता, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। मतलब कि संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र का उपबंध कौन करता है, आर्टिकल 1, ठीक है ना। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का उपबंध कौन करता है, आर्टिकल 2, ठीक है। और जो आर्टिकल 3 है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के सीमा क्षेत्र में और नामों में परिवर्तन का उपबंध कौन करता है, आर्टिकल 3, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, फिदा मतलब कि ये जितनी ट्रिक बताई है। और फिर जो आर्टिकल 4 है उसमें कहा गया है कि नए राज्यों की स्थापना, उनका प्रवेश, ये विद्यमान राज्यों के नाम, क्षेत्र और उनकी सीमाओं आदि में परिवर्तन जो है वो संविधान संशोधन नहीं है माना जाएगा। जो कुछ भी है वो संविधान संशोधन नहीं है, सिंपल मेजॉरिटी से पास करेंगे, ठीक है। ये चीज़ इतनी ध्यान रखना। ये भाग 1 का,
ठीक है। भाग एक में पूछा जाता है कितने आर्टिकल हैं, मतलब कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक का आर्टिकल भाग 1 में है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसलिए पूरा याद रखना है इसको, जितना चीज़ें बताई हैं। अगर एक अभी नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो देख लो एक बार, फिर से पीछे बैक करके फिर से वीडियो देख सकते हो। इतना एकदम क्लियर होना चाहिए। देखो शुरुआत के आर्टिकल हैं, ये स्टार्टिंग के पूरे आर्टिकल हैं, तो इतने आर्टिकल पता होने चाहिए, एकदम रटे होने चाहिए जुबान पे कि पहले आर्टिकल में क्या है, दूसरे आर्टिकल में क्या है, तीसरे आर्टिकल में क्या है, चौथे आर्टिकल में क्या है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो रटे होने चाहिए, जैसे ये 4 तो रटे ही होने चाहिए, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा है, बेरूबारी संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने विचार व्यक्त किया कि संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, संविधान संशोधन के द्वारा कोई राज्य किसी दूसरे राज्य क्षेत्र को सौंपा जा सकता है, ठीक है ना। किसी दूसरे राज्य के राष्ट्र कर लेना, यहाँ पे ये राष्ट्र कर लेना, राष्ट्र, ठीक है, टाइप करने में गलती हो गई, राष्ट्र कर लेना। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे कह रहे हैं कि बेरूबाड़ी संघ एक केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो संविधान संशोधन के द्वारा कोई राज्य किसी दूसरे राष्ट्र को, मतलब कि जो हमारे देश की टेरिटरी है, अगर किसी दूसरे देश को देनी है तो क्या करेंगे, देखो, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने, अच्छा ये चीज़ें आई, ठीक है ना, जब हमारा संविधान बन गया, देश आज़ाद हो गया, तो उसके बाद पाकिस्तान के साथ एक डिस्प्यूट हुआ, पाकिस्तान ने एक रीजन को जो है क्लेम किया कि ये हमारा रीजन है, ठीक है। तो हमारे पास ये सारे प्रावधान तो थे कि हम अपने देश के अंदर सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, नाम बदल सकते हैं राज्यों का, नए राज्य को इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अपने देश के अंदर हम सारा कुछ काम कर सकते हैं, वो हमारे पास आर्टिकल जो है 1 से लेकर 4 तक हम घुमा फिरा के उनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और वो संविधान संशोधन भी नहीं है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आई जब पाकिस्तान को एरिया देना था, ठीक है ना, एरिया देना था, तो वहाँ पे ये पूछा गया सुप्रीम कोर्ट से कि क्या किया जाए यहाँ पर, ठीक है ना। वहाँ पर जब डिस्प्यूट हुआ कि अब क्या किया जाए, पाकिस्तान मांग रहा है कि हमारा रीजन इंडिया के क्षेत्र में चला गया, तो उस सिचुएशन में क्या किया जाए। हम अपने राज्य में कुछ भी करें, सीमाओं में परिवर्तन करें, वो तो हमारे पास है क्या, लेकिन क्या मतलब कि संसद में ऐसी भी कोई पावर थी कि अपने देश का एरिया दूसरे देश को दे दो, ठीक है ना, अपने देश का ज़मीन दूसरे देश को दे दे, ऐसा कोई प्रावधान था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो ऐसा कोई प्रावधान तो अभी नहीं, लेकिन अगर आप संविधान संशोधन कर लें, ठीक है ना, संविधान संशोधन कर लें, तो आप जो है अपने राज्य को दूसरे राष्ट्र को, ठीक है ना, अपने राज्य क्षेत्र को दूसरे राष्ट्र को दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, बेरूबाड़ी जो मामला था, इसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अपने देश की ज़मीन है वो हम किसी दूसरे देश को दे सकते हैं कि नहीं, अगर देंगे तो क्या करेंगे, संविधान संशोधन करेंगे, ठीक है। अब इसमें आर्टिकल 368 आएगा, इसमें आर्टिकल 368 का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। इतने चीज़ें ध्यान रखना, ये केस ध्यान रखना, बेरूबाड़ी संघ मामला, ठीक है ना, बेरूबाड़ी, ये ध्यान रखना। आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि 9वें संविधान संशोधन द्वारा बेरूबाड़ी राज्य क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपा गया, और 100वें संविधान मतलब 100वें संविधान संशोधन के द्वारा कुछ भारतीय क्षेत्र को बांग्लादेश को सौंपा गया, ठीक है ना। तो 9वां जो संविधान संशोधन हुआ 9th वाला, उसके द्वारा हमने बेरूबाड़ी राज्य क्षेत्र को जो है वो थोड़ा एरिया पाकिस्तान की तरफ जा रहा था, तो वो हमने पाकिस्तान को दिया, ठीक है। और जो अभी 100वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है ना, उसके द्वारा हमने कुछ बांग्लादेश को एरिया दिया है, ठीक है, कुछ बांग्लादेश को दिया है, कुछ बांग्लादेश से थोड़ा लिया भी है, ठीक है। मतलब एक तरह से दिया ज़्यादा है, लिया कम है, ठीक है ना। देखो ऐसा होता है ना, जैसे कि कभी बांग्लादेश के साथ जो अपने हित में था वो हम लोगों ने ले लिया, और जो बांग्लादेश के हित में था वो हम लोगों ने दे दिया, ठीक है ना। ये ऐसा चीज़ होता है, वो सरकार का काम है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 जो है ये भाग 1 है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना, याद करने वाली चीज़, ठीक है। और आर्टिकल 1 ध्यान रखना, आर्टिकल 2 ध्यान रखना, ठीक है। आर्टिकल 3 में बस ये फ़िदा ध्यान रखना, ठीक है ना, आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने भी किसी से पढ़ा था इसलिए आपको पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आर्टिकल 4 जो है ये ध्यान रखना,
ठीक है ना, कि आर्टिकल 4 जो है बता रहा है कि जो ये सब नाम परिवर्तन हो रहे हैं ये संविधान संशोधन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर किसी दूसरे देश को अगर कुछ ज़मीन देनी है, कोई एरिया देना है, ठीक है, तो क्या करें, तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा। आर्टिकल 368 जो है इनको इन्वोक करना पड़ेगा, ठीक है ना। और कुछ ऐसी चीज़ें हुई भी हों जिसमें हमने संविधान संशोधन किया है और अपने पड़ोसी देशों को कुछ ज़मीन दी है, ठीक है ना। जैसे कि 9वां संविधान संशोधन पाकिस्तान से संबंधित है और जो 100वां है, ठीक है, 9वां है, ये 9वां है, ये 100वां है, ऐसे ध्यान रखना, ये 9वां है, ये 100वां है, ठीक है, ठीक है। 9वां जो है वो पाकिस्तान का है और 100वां जो है वो बांग्लादेश का है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें ध्यान रखना, यहाँ से आपका जो है कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, मतलब कि वो चाहे भाग से रिलेटेड हो या फिर आर्टिकल 1 से हो, आर्टिकल 2 से हो, आर्टिकल 3 से हो, आर्टिकल 4 से हो, या 9वें संविधान, देखो 2 संविधान संशोधन इसमें कवर हो जाएंगे कि 9वां संविधान संशोधन क्या था, 100वां संविधान संशोधन क्या था, बेरूबाड़ी मामला क्या था, ठीक है ना, बेरूबाड़ी मामला क्या था, ठीक है। तो इसी में सुप्रीम कोर्ट ने देखते से निर्णय दिया कि जो है संविधान संशोधन करके दूसरे देश को अपनी ज़मीन दे सकते हैं, ठीक है ना। अगर दूसरे देश से ले रहे हैं तब भी संविधान संशोधन कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमने, और हाँ, दूसरा बताया था ना आर्टिकल 2, उसमें मैंने बताया कि जो 35वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा जो सिक्किम राज्य को संयुक्त राज्य बनाया गया, ठीक है ना। पहले संयुक्त राज्य बनाया गया, फिर 36वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें जो है सिक्किम को भारत में जो है राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है, 36वें से राज्य का दर्जा दिया गया। तो इस तरह से 4 संविधान संशोधन इसमें कवर हो जाएंगे और बाकी 4 आर्टिकल हैं, ठीक है, और एक बेरूबाड़ी मामला है। आगे अभी और कुछ चीज़ें देखते हैं। अब देखो जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। वो तो हो गया भाग 1 का, हम लोगों ने जितना डिस्कस करना था वो कर लिया, ठीक है ना। अब जो है कुछ फैक्ट हैं, ठीक है ना, ये फैक्ट याद रहेंगे तो आसानी से ये डायरेक्ट जितने फैक्ट हैं ये सब एक नंबर के क्वेश्चन हैं एक तरह से, ठीक है ना। ये सारे एक नंबर के क्वेश्चन हैं, इनको एज इट इज़ याद कर लो, कई बार याद करना पड़ेगा तब याद होंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाती है, फैक्ट जो है वो याद करने पड़ते हैं और कई बार ये जब पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। देखो पहला फैक्ट क्या है कि मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया, ठीक है। तो पूछा जाए कि भारत की सदस्यता का सत्यापन राष्ट्रमंडल में कब हुआ, तो मई 1949 को, ठीक है ना। ये एक फैक्ट है, ध्यान रखना। अब दूसरा जो फैक्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 22 जुलाई 1947 को, ठीक है, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, ठीक है, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। अब ये देखो ये क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है, ठीक है ना। अब ये जैसे कि एनवायरनमेंट वाले एनवायरनमेंट वाले सेक्शन में, ठीक है, एनवायरनमेंट वाले सेक्शन में पूछ सकते हैं, सीटेट में, ठीक है, सुपर टेट में पूछ सकते हैं, ठीक है, सुपर टेट में पूछ सकते हैं। और एक अच्छी बात बताऊं कि इसको यूपी पीसीएस ने, ठीक है, यूपी पीसीएस ने पूछा भी है 2020 में, ठीक है, 2020 में यूपी पीसीएस ने ये क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया। तो 22 जुलाई 1947, आप यूपी पीसीएस का जो है 2020 वाला प्रीलिम्स का GS 1 का पेपर उठा के देखना, उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो अब सुपर टेट में पूछ सकते हैं या फिर सी टेट में, यूपी टेट में, इस तरह के फैक्ट पूछे जाते हैं, याद रखना। दूसरा है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। तो ये राष्ट्रीय ध्वज है, ये राष्ट्रीय गान है, तो ध्यान रखना 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया। तीसरा फैक्ट है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत, देखो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, ठीक है ना, दोनों में अंतर है और दोनों जो है एक ही तारीख को अपनाया गया, ठीक है ना। राष्ट्रगान में और राष्ट्रगीत गीत में अंतर है। आप कमेंट में बता सकते हैं कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में क्या अंतर है, राष्ट्रगान हमारा क्या है, राष्ट्रगीत क्या है, आप कमेंट में लिख सकते हैं, मतलब पूरा नहीं लिखना, बस शुरू की एक लाइन अगर चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है ना। देखो आगे देखते हैं, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है ना, 24 जनवरी 1950 को
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो, ये 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 3 काम एक ही दिन हुए हैं, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं पहले राष्ट्रपति, ये 3 चीज़ें हुई। ठीक है ना, ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। अब देखो, फिर है अगला फैक्ट, संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में बना। ठीक है, कुल 11 बैठकें हुई। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये पूछा भी जाता है कभी कभी कि संविधान कितने टाइम में बना। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान बना और बैठकें कितनी हुई, 11 बैठकें। ठीक है, संविधान निर्माताओं ने 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया और इसके प्रारूप 114 दिनों तक, इसके प्रारूप पर जो है 114 दिनों तक विचार किया। ठीक है ना, कुल 60 देशों के जो संविधान थे उसका अध्ययन किया और इसका जो प्रारूप था उस पर 114 दिन तक विचार किया, मतलब एक तरह से डिस्कशन हुआ। ठीक है ना, अभी अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से जो देश हैं जिनसे हमने चीज़ें ली हैं। ठीक है ना, किस किस देश से क्या क्या लिया है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, संविधान निर्माण पर कुल खर्च जो था, संविधान निर्माण पर जो है कुल खर्च 64 लाख रुपए का है। ठीक है, 64 लाख रुपए का हुआ था। ये चीज़ ध्यान रखना, कभी पूछ ही लें, है ना, कि संविधान निर्माण पर कितना खर्च हुआ है। ठीक है ना, कुछ स्टैंडर्ड बुकों में इस तरह की चीज़ें दी हुई हैं, तो बुकों में दी हुई हैं तो पूछ भी सकते हैं। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कभी भी पूछ सकते हैं, कोई भी एग्ज़ाम पूछ सकता है। ठीक है ना, कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, अगला फैक्ट देखते हैं क्या है। अगला फैक्ट है, सभा ने 26 जनवरी 1950 से, ठीक है ना, 26 जनवरी 1950 से 1951 बीच में डैश लगा लेना, 1951 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद का काम किया। तो भारत की अंतरिम संसद जो है ना, वो संविधान सभा ही थी। ठीक है ना, जो संविधान सभा जिसने संविधान बनाया वही अंतरिम संसद थी, क्योंकि आम चुनाव हुए नहीं थे। ठीक है ना, तो आम चुनाव के बाद जब नया चुनाव हुआ और नए प्रधानमंत्री और नई सदन, नया सब कैबिनेट बन के आया, तो तब तक जो है ये जो संविधान बनाने के लिए सभा बनी थी ना, उसी ने काम किया। ठीक है, अंतरिम, उसे अंतरिम गवर्नमेंट की तरह, एक तरह से इंटरिम गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया किसमें, संविधान सभा में। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया, है ना। कभी गूगल करोगे ना तो आपको एक दिखेगा, एक इस तरह से लोगो टाइप का, उसमें हाथी बना होता है। ठीक है ना, हाथी बना होता है, वही संविधान सभा का जो प्रतीक था वही था। ठीक है ना, आगे देखते हैं। सर बी एन राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। तो जो सर बी एन राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। HVR अयंगार, ठीक है, को संविधान सभा के सचिव। तो संविधान सभा के सचिव कौन थे, HVR अयंगार, HVR अयंगार जो थे संविधान सभा के सचिव थे। और BN राव, ठीक है ना, BN राव, सर BN राव, ठीक है, सर BN राव जो थे वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना, दो चीज़ें, ठीक है ना, दोनों लोग के नाम ध्यान रखना। आगे देखते हैं। LN मुखर्जी, ठीक है ना, LN मुखर्जी जो हैं, LN मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार, ठीक है, संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार नियुक्त किया गया। ठीक है, LN मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार नियुक्त किया गया, ये फैक्ट है। दूसरा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक, ठीक है ना, भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक के रूप में, मतलब कैलीग्राफर जिसको बोला जाता है ना, कैलीग्राफर, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इनका नाम ध्यान रखना। ठीक है ना, भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक, है ना, उनको, इन्होंने जो है लिखा था संविधान। ठीक है ना,
सुलेखक बोलते हैं, लेखक मतलब कैलीग्राफर। तो इन्होंने संविधान लिखा था अपने हाथ से, ठीक है ना। और मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया, जिसमें मंदलाल बोस, ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। ये 2 नाम हैं, यहाँ कॉमा लगा दो, बोस के बाद ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा, ठीक है ना, ये 2 नाम देखना। मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण राय द्वारा हस्तलिखित एवं ब्यूहर, यहाँ पे कर लेना, ये गलत हो गया, व्यवहार नहीं, ब्यूहर, यही जो ब्यूहर लिखा ना, यही शब्द, ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा द्वारा ज्यामितीय सौंदर्यीकृत एवं अलंकृत किया गया, ठीक है ना। तो मूल प्रस्तावना जो देखोगे ना, मूल प्रस्तावना बड़ी अच्छी पेज है, उसका डिजाइन बनी है, उसमें बीच में तो प्रस्तावना लिखी है, चारों तरफ डिजाइन बनी हुई है। तो इन्होंने ही बनाया था, किसने, मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण राजा द्वारा हस्तलिखित किया गया। और जो उसमें जो डिज़ाइन बनी है वो सब कुछ किसने किया है, इन्होंने किया है, ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा ने, ठीक है ना, ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा ने। और जो मूल संविधान है उसको देखो, हमारा संविधान हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा गया है, ठीक है ना। तो जो मूल संविधान जो है, हिंदी संस्करण जो है ना, मूल संविधान का हिंदी संस्करण जो है सुलेखन बसंत कृष्ण वैद्य, ठीक है ना, बसंत कृष्ण वैद्य लिखा था ना, बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया, जिसे नंदलाल बोस कर लेना यहाँ पे, नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत किया, ठीक है ना। तो ये सारे फैक्ट थे, इनमें जो है आप इतने तैयार कर लोगे तो आपको 1 से 2 फैक्ट कभी ना कभी मिल ही जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि मैंने बताया ना, ये वाला शायद यही बताया था, यूपीपीसीएस में पूछा भी गया है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट एकदम तैयार रखना, कभी भी कहीं भी पूछे जा सकते हैं। वो किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दोगे, अगर उसमें कॉन्स्टिट्यूशन आता है तो पूछ सकते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ें ध्यान रखना। और जो भाग 1 के बारे में डिस्कस किया हम लोगों ने, ठीक है ना, भाग 1 के बारे में डिस्कस किया, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक, उसको एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेना। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से देख लेना, ठीक है ना, वीडियो फिर से देख लेना, शुरू से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इससे पहले अगर आपने जो है वो नहीं पढ़ा है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नहीं पढ़ी है तो उसको पढ़ लेना, उससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, आता ही है क्वेश्चन घूम फिर के। और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ लोगे ना तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वहाँ पे मैंने आर्टिकल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेके 1935 तक के एक्ट तक डिस्कस किया है, ठीक है। और प्रियम्बल पढ़ लेना, प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना, ठीक है ना, प्रस्तावना भी मैंने पढ़ाई है। फिर संविधान संशोधन अधिनियम जो जितने इंपॉर्टेंट थे, ठीक है ना, संविधान संशोधन अधिनियम जितने इंपॉर्टेंट थे वो पढ़ लेना, ठीक है ना, वो जो पूछे जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अब की देखो, जो 2022 का यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 73वें संविधान संशोधन से आया था, ठीक है ना। हर साल हर पेपर में कहीं ना कहीं घूम के आता ही है, ठीक है। सीटेट में पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट वाला जो दायरा है सीटेट का काफ़ी बड़ा है। यूपी टेट में पूछ सकते हैं, सुपर टेट में पूछ सकते हैं, ठीक है, यूपीपीएससी में पूछ सकते हैं। तो इतनी चीज़ें ध्यान रखना। वो तो आज भी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन की है उसमें कुछ नया डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।